उड़ीसा के माननीय राज्यपाल जो अपने विजन के लिए जाने जाते हैं, एक्सेलेंसी डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय श्री ओम बिड़ला जी, माननीय अध्यक्षा उड़ीसा विधानसभा श्रीमती सुरमा पाधे जी, अगर मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद न दूं तो मेरी बात अधूरी रहेगी। हम में से एक एक का आतिथ्य जिस गरिमा से, जिस तत्परता से, जिस आत्मीयता से उन्होंने किया वो हमेशा याद रहेगा। उड़ीसा की माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा जी, जिनके आपने विचार और प्रयास सुने, जिन्होंने कैसा संकल्प लिया है हालात को बदलने के लिए और उल्लेखनीय काम कर रही हैं। माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी, अध्यक्ष कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC ST, उनका सक्रिय और संचालन कुशलता और काम कल हमें देखने का मौका मिला बहुत नजदीक से। जिस तरह उदारता से हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर उन्होंने दिया और कुशल संचालन किया, और जिनके बिना यह कार्यक्रम पूरी तरह बहुत सफल और ऐतिहासिक नहीं बन पाता, उन्हें भी बहुत धन्यवाद। ओडिशा के माननीय मंत्री संसदीय कामकाज के स्वास्थ्य, परिवार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और युवा और बहुत तत्परता से चीजों को करने वाले डॉक्टर मुकेश महलिंग जी, उड़ीसा विधानसभा SC ST वेलफेयर कमेटी के माननीय अध्यक्ष जो 4 बार से विधायक हैं भास्कर रवि जी, SC ST कमेटी के माननीय सदस्यगण, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियों के माननीय अध्यक्षगण, उड़ीसा सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, विशिष्ट अतिथि, उपस्थित देवियों, सज्जनों और मीडिया के हमारे मित्रों, जय जगन्नाथ। पुनः मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष जी को जो भी धन्यवाद हम दे सके वो कम है। कुछ कारणों से आपने संसदीय और विधान मंडलों की समितियों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए हर राज्य में ऐसे सम्मेलनों पर विचार किया जिसे विधायी निकायों के बीच संवाद कायम हो सके। यह बड़ा उल्लेखनीय प्रयास है। ये सम्मेलन रचनात्मक संसदीय संघवाद का जीवंत प्रतीक है। देश के सामने ज्वलंत मुद्दों पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर एक राय कायम करने का सशक्त मंच देते हैं। आजकल जब विधायिका और संसद की स्थिति जो है उसमें बहुत प्रभावी ढंग से ये समितियां, ये विचार विमर्श काम कर रहे हैं, इसके लिए भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद। बहुत वर्षों बाद, दशकों बाद ऐसा प्रयास पहले दिल्ली में होता था, पर संसदीय और विधान मंडलों की समितियों के सम्मेलन के दिल्ली के बाहर सफल आयोजन पहली बार हो रहे हैं। इसलिए भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद। इस सफलता के लिए ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष पुनः श्रीमती सुरमा पाधे जी, उनकी टीम और उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री, उड़ीसा विधानसभा के सभी काम करने वाले लोग और माननीय महामहिम जी को पुनः आभार। कल के सम्मेलन में 32 विचार सुनने को मिले 31 वक्ताओं द्वारा। बहुत विस्तार से कुलस्ते साहब जी ने इन सब चीजों के बारे में बताया, पर जो उल्लेखनीय पहलू मेरी दृष्टि में रहे, हर किसी ने शिक्षा, उच्च शिक्षा और छात्रवृत्ति पर जोर दिया। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते देश के लिए शिक्षा पर यह आम सहमति बहुत उत्साहवर्धक संकेत है। एक बात सामने आई, पर उसके पहले मैं आपको एक अनुभव उल्लेख करना चाहूंगा। जीवन और इतिहास का बड़ा संदेश है, किसी चीज की आलोचना करना सबसे जीवन का आसान काम है, पर सृजन, इतिहास बनाना, हालात बदलना कठिन कर्म है। साधना है यह, नए सोच व धुन का परिणाम है और बरसों की तपस्या से नया इतिहास का अध्याय बनता है। नया इतिहास लिखना उसी का प्रयास है कि यह कल का काम था। अधिसंख्य वक्ताओं के एक सुझाव का मैं उल्लेख करूंगा कि कागज पर बहुत अच्छी योजनाएं बन रही हैं, पर वह जमीन पर और प्रभावी दिखे, यह सुनिश्चित होना बाकी है। मैं कहना चाहूंगा कि यह भी हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हम आज सदन में चर्चा करके पूरा कर सकते थे, संसद से लेकर विधायिकाओं में, पर वहां शायद हम इन चीजों पर बहुत अब फोकस नहीं कर पा रहे हैं इन समितियों में, लेकिन इस पर बड़ा उत्साहवर्धक विचार हो रहा है।
याद करें कैसे समस्याओं का समाधान व्यवस्था और हम सब मिलकर कर सकते हैं। एक दूरदृष्टि का नेतृत्व कर सकता है। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने 1985 में कहा था, मैं मानता हूं कि हालात देखकर उनका ईमानदारी पूर्ण यह बयान था कि दिल्ली से चला 1 रुपया नीचे पहुंचे तक 15 पैसे रह जाता है। 2014 से डीबीटी के माध्यम से सरकार ने डीडी न्यूज के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपए सीधे बेनिफिशियरीज के अकाउंट में ट्रांसफर किया। अगर यह 85 पैसा का फॉर्मूला होता तो जो गणित जानने वाले लोग हैं वो कैलकुलेट करके देख ले, 5-7 लाख करोड़ रुपया शायद नीचे जाता, बाकी रास्ते में पैसे रह जाते। तो ये दूरदृष्टि का नेतृत्व टेक्नोलॉजी के कारण कितना बड़ा चमत्कार भारत में हुआ है कि आप गांवों में जाइए तो दिखता है कि धन लोगों के हाथ में आ रहा है, उनका जीवन स्तर बदल रहा है। और इससे बड़ी राशि बची। अब आज की तारीख में लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना इजाफा हुआ। वेलफेयर इफिशिएंसी इंडेक्स से जो 2014 में 0.32 था वो आज 2023 में बढ़कर 0.91 हो गया। साथ ही एससी वेलफेयर आवंटन में 4 गुना और एसटी वेलफेयर आवंटन में 4 गुना इजाफा हुआ। आज टेक्नोलॉजी, गुड गवर्नेंस से चीजें हालात बदल रहे हैं। आपने देखा कैसे गुड गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी की वजह से करोड़ों फर्जी गैस कनेक्शन मिले, करोड़ों राशन कार्ड मिले और अन्य चीजें मिली। इसी से जो धन बचता है वो इन चीजों पर बढ़ता है, ये हम याद रखें। तो गुड गवर्नेंस का क्या रोल है? हम जनप्रतिनिधियों का धर्म और फर्ज है कि आज हम किस तरह से इन चुनौतियों का जो कल हमने डिस्कस किया उसका हल निकालें। यह भी हम याद रखें कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला यह देश है, क्षेत्रफल में दुनिया के 7वें नंबर पर है। हमारी चुनौतियां बड़ी हैं, समाधान जटिल है, हम कैसे सृजन से इसका हल निकालें। इसलिए आपने देखा होगा कि बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी आज कहते हैं दुनिया बदल रही इनोवेशन से, दुनिया बदल रही रिसर्च और डेवलपमेंट से। आज हमारे जो स्टार्टअप्स यंग बच्चे शुरू कर रहे हैं वो दुनिया को चुनौती दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार यह हमें आगाह करते हैं और 2014 के बाद कई क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया का लीडर बना है। अगर यह बदलाव और प्रयास आज से 30-40 वर्ष पहले होते जब दुनिया के दूसरे देशों में हो रहे थे तो आज भारत कहीं और होता, पर फिर भी कम समय में हमने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। इसलिए हम समिति के लोगों का, जो लोग इस बहस में हिस्सेदार रहे, उनका दायित्व है कि टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर हम रास्ता निकालें कि जो चीजें हम महसूस करते हैं कि कागजों पर बहुत बढ़िया बन रही है, उनका जमीन पर उतरना कुछ बाकी है, तो टेक्नोलॉजी के मदद से कैसे हम उसको आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी के मदद ने कमाल किया है कि जो 15 पैसा पहुंचता था वो आज 1 रुपये पहुंच रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी से संभव है। इसलिए इसका रास्ता हम सब मिलकर निकालें और यह रास्ता निकालना ही सृजन है, यह रास्ता निकालना ही देश निर्माण है, यह रास्ता निकालना ही भारत के गौरव को स्थापित करना है। इस तरह माननीय सदस्यों के जो भी विचार सामने आए उनकी सूची बनाकर कुलस्ते साहब ने बहुत अच्छा कहा और माननीय अध्यक्ष जी का जो सुझाव है कि उस पर हम आगे बढ़ें, यह प्रयास बहुत सार्थक होगा। 18 दिसंबर 1968 को संसद की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विषयक समिति की पहली बैठक को दिल्ली में ही तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने संबोधित किया और उन्होंने समिति के महत्व को पहली बैठक में स्पष्ट किया। कहा कि यह कमेटी को मैंडेट है, एंड आई कोट हिम, द कमिटी में फोकस द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू वेरियस क्वेश्चंस ऑफ पॉलिसी इन डीलिंग विद द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अर्थात समिति महज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्टों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खुद इन वर्गों के लिए बनी नीतियों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवा सकती है। यही माननीय अध्यक्ष जी ने और कुलस्ते साहब ने अभी आपको सूचना दी। भारत की आर्थिक प्रगति और भविष्य की संभावनाओं को लेकर आज दुनिया आश्वस्त है। विश्व की विश्वसनीय जो रेटिंग एजेंसियां हैं, जिनके रेटिंग से इकोनॉमी प्रभावित होती है, उनका भारत के बारे में हाल के अमेरिकी टैरिफ के बावजूद उन्होंने किस तरह भारत को महत्व दिया है। फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपना
अनुमान बरकरार रखा है। आज ही कई खबर में देख रहा था कि अनुमान से ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर आपकी हो रही है। तो S&P ने भारत की रैंकिंग को बढ़ा दिया है। ये सब इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां जो इकोनॉमी के गति को प्रभावित करती हैं, जिनका आउटलुक। अभी हाल में दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के आर्थिक फंडामेंटल्स को बहुत मजबूत बताया और कहा आगामी कुछ वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 20% होगा। ऐसे में आवश्यक है कि देश की बड़ी आबादी जो सदियों तक राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक अर्थतंत्र के कारण हाशिए पर रही, वो हुनरमंद उद्यमी, वो हुनरमंद लोग भारत की विकास यात्रा में बराबर की भागीदार बने और इस कमेटी में, यह कमेटी उसमें ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह कर सकती है। इसलिए सुनिश्चित करना जरूरी है कि आबादी नए अवसरों का लाभ उठाए। उनके योगदान के बिना भारत की प्रगति यात्रा अधूरी है। सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है कि इन वर्गों के हुनर को उद्यमिता के रूप में विकसित करने का अवसर मिले। मुद्रा योजना के तहत कुल कितने लोन दिए गए हैं, उनमें से 52 करोड़ लोन नंबर्स ऑफ बेनिफिशरीज में से आधे SC ST या फिर OBC वर्गों के। स्टैंड अप इंडिया के तहत लगभग 50,000 SC और 16,000 ST उद्यमी और 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन उनको मिला। पारंपरिक काश्तकारों के लिए PM विश्वकर्मा योजना के तहत 5.80 लाख SC और लगभग 2.5 लाख ST लाभार्थियों को सहायता मिली है। 87 फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसे कहते हैं वन उत्पादों पर सरकार ने MSP निर्धारित की है। इसके अलावा राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा निर्धारित MSP को 10% तक बढ़ाने की भी अनुमति है। सरकार की नीति रही है कि केंद्र सरकार की सालाना सरकारी या सरकारी उपक्रमों द्वारा की जाने वाली खरीदों में से 25% ऑर्डर सूक्ष्म या छोटे उद्यमियों को दिए जाते हैं, जिसका 4% अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को दिया जाना है। इसलिए सरकार ने SC ST हब बनाया है। ऐसे उद्यमियों को सरकार प्रशिक्षण और पूंजीगत आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत अब 1.45 लाख SC ST उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। कल बात प्रशिक्षण की हो रही थी, कई सुझाव आए थे। ये ऑलरेडी योजना चल रही है। इसको और कैसे व्यापक किया जाए, बढ़ाया जाए, इस पर सरकार से बात करनी चाहिए। आज हम टेक्नोलॉजी युग में है और टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है। बार बार प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हमारे बच्चे कैसे पढ़ाई में महारत निकले कि उनकी खोज की हुई टेक्नोलॉजी दुनिया को बदले। आज इस तरफ भारत सोच रहा है, संकल्प ले रहा है। टेक्नोलॉजी ही भविष्य में व्यक्ति, समाज और देशों का सामर्थ्य तय करेगी। टेक्नोलॉजी स्थापित सोशल स्ट्रक्चर्स को डिसरप्ट करने का ताकत रखती है। टेक्नोलॉजी के प्रगति हर चरण में स्थापित सामाजिक समीकरण को बदलते हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ सत्ता, संसाधन और संपन्नता का फिर से बंटवारा होता है। ये इतिहास का सत्य है। पुराना जो व्यवस्था है पुरानी वो टूटता है, नया वर्ग, नया समूह उभरता है। नई तकनीक सत्ता और शक्ति के विकेंद्रीकरण की संभावना भी साथ आती है। अतः नई टेक्नोलॉजी के साथ अधिक समावेशी और समतापूर्ण समाज की संभावना बढ़ती है। आज हम उस रास्ते पर, उस मुकाम पर हैं जब समतापूर्ण समाज बनाना संभव दिखता है। हमारा प्रयास उस दिशा में हो। इतिहास में यह हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसे ही क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इतिहास का कहा जाता है। आज AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग का युग है और भारत इसमें उल्लेखनीय काम कर रहा है। 2014 के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सभी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत के स्वदेशी टेक्नोलॉजी की महारत देखी। ये सभी सिस्टम स्वदेशी थे। रक्षा प्रणाली के सिस्टम भी। भारत का आत्मनिर्भरता का मंत्र तभी सिद्ध होगा जब हर वर्ग से, इस वर्ग से भी युवा उद्यमी इनोवेटिव बने और इस बदलाव में हिस्सेदार बन सके। तो इस कमेटी के काम का प्रभाव यह भी होगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ समाज में सबसे बड़ा खतरा डिजिटल स्किल डिवाइड का भी होता है। अच्छी शिक्षा और कौशल विकास के अभाव में नई टेक्नोलॉजी एक नई व्यवस्था क्रिएट करती है। फर्क का टेक्नोलॉजी की दौड़ में एक बार फिर पिछड़ जाने की पीड़ा भारत से अधिक दुनिया में कौन जानता है। हजारों वर्ष के आपके इतिहास में टेक्नोलॉजी में हम पिछड़ गए, उसकी कीमत हमने चुकाई है। हमने गुलामी की गुमनाम सदियों में न जाने कितने ही अवसर खोए हैं। इसलिए जरूरी है कि इस डिजिटल स्किल डिवाइड की संभावना को ही खत्म करें। समाज में डिजिटल डिवाइड न हो, इसमें भी ये कमेटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और कल आप में से कई लोगों की इस तरह के सार्थक सुझाव भी आए।
इसलिए संसदीय समितियों से और विधानसभा की ऐसी समितियों से अपेक्षा होगी कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेधावी युवाओं को, प्रतिभाशाली उद्यमियों को भविष्य के लिए तैयार करें। इसलिए सरकार का जोर टेक्नोलॉजी स्किलिंग, उद्यमिता और इनोवेशन पर है। इस सम्मेलन के दौरान विचार मंथन से सम्मति का जो अमृत निकला है वो समावेशी राजनीति, समरस समाज बनाने में विधायी निकायों और सरकार का मार्गदर्शन करेगा, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा, भारत का सामर्थ्य बनाएगा और दुनिया स्तर पर भारत जो ताकत के रूप में उभर रहा है उसको मजबूती देगा। इसी विश्वास के साथ इस सम्मेलन को मैं देखता हूं। मैं बहुत आभारी हूं पुनः आपके बीच होने के लिए, निमंत्रण मिलने का और अवसर पाने का। आप सबको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, उत्कल बंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।